नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड टू द पॉइंट एनालिसिस ऑफ दिस ईयर्स इकोनॉमिक सर्वे। दोस्तों, हम हमारी इस इकोनॉमिक सर्वे की लेक्चर सीरीज में आगे बढ़ते हुए चैप्टर 6 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो बिलोंग करता है फ्रॉम वॉल्यूम 1। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इस चैप्टर में हम किस चीज पे बात करने वाले हैं। इट इज अबाउट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ पे जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस हैं वो कैसे कंप्लायंस के नाम पे ओवर रेगुलेशन कर देती हैं। जी हाँ, हमको अक्सर ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ पे जो इरेगुलरिटीज आती हैं वो आती हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया जाता। मगर ये चैप्टर हमें ये समझा देगा कि इनफैक्ट हमारे यहाँ पे इतने ज्यादा ओवर रेगुलेशंस हैं जिस कारण से हम बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट बन जाते हैं। हम यहाँ पे इंटरनेशनल कंपैरिजंस करके देखेंगे, यहाँ पे हम कुछ इंडेक्सेस की बात करेंगे, कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस के थ्रू हम ये पूरी चीज समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट अगर हम समझने की कोशिश करें तो आप यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट देख पा रहे हो रिगार्डिंग नंबर ऑफ डेज, 1570 डेज। आपको जान के हैरानी होगी कि अगर कोई भी डिस्प्यूट या लिटिगेशन न हो और कोई कंपनी वॉलंटरी लिक्विडेट होना चाह रही है हमारे मार्केट से। हाँ, मैं आपको एक चीज ये भी बता दूं दोस्तों कि हमारे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस जिस तरीके से डिजाइन है उस कारण से हमारे यहाँ एंट्री पे एज वेल एज एग्जिट होने पे दोनों में कंपनीज को बहुत प्रॉब्लम आती है। आपको यह पता होना चाहिए कि एंट्री के टाइम पे हमारी बहुत सारी कंपनीज को क्या लगता है, क्लियरेंसेस। वहीं एग्जिट के टाइम पे हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा टाइम पीरियड लगता है, जिसमें आप देख पा रहे हो 1570 डेज। और ये वो डेज हैं जब किसी भी तरीके का डिस्प्यूट या लिटिगेशन फाइल नहीं है, सारा पेपर वर्क कंपनी का कंप्लीट है, उसके बाद की ये बात है। और इसी कारण से तो इन 2016 वी हैव ब्रॉट इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ताकि अगर कोई कंपनी एग्जिट करना चाहती है, अब मान लो उस कंपनी पे लोन है, तो हमारे यहां हम उसको बाहर ही नहीं जाने देते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। खैर, तो यहां पे इस पूरी चैप्टर में हम इसी चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं और देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस ओवर रेगुलेशन के कारण जो हमारा ओवरऑल फोकस होता है वो होता है रेगुलेशन पे, न कि सुपरविजन पे। हाँ, हम इसमें भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस अभी बहुत जल्द देखने वाले हैं कि इस रेगुलेशन और सुपरविजन में क्या डिफरेंस होता है और ये रेगुलेशन को क्यों प्रीफर किया जाता है बाय द एडमिनिस्ट्रेटर्स देन द सुपरविजन। क्योंकि वो रिस्क लेना नहीं चाहते, वो एक बहुत ही आसान सी मेथोडोलॉजी को फॉलो करना चाहते हैं जिसमें उनको एक पेपर पे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिख के दिख जाए और वो सिर्फ टिक करते रहें। इस तरीके की प्रोसेस को बोला जाता है रेगुलेशन रखना। देखिए, बहुत ही आसान भाषा में अगर मैं समझाना चाहूं, मान लीजिए कि आप एनवायरमेंट इंस्पेक्टर हो, आपको कंपनीज में जाके चेकअप करना पड़ता है कंपनीज का कि ठीक काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, या पॉल्यूशन कितना कर रही हैं। तो आप क्या चाहोगे, या मैं यूं बोलूं कि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, टू बी वेरी स्पेसिफिक, यहां पे पॉलिसी मेकर्स की बात करना चाहिए मुझे। जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं ना, वो ये चाहते हैं कि टिक लिस्ट बना दें एक। ठीक है, अब ये टिक लिस्ट क्या होती है, जिसमें इतने ज्यादा पॉइंट्स हो एक कंपनी को लेके, उसमें आपको मान लो 30 पेजेस की एक टिक लिस्ट बना के दे दी। अब एक ऑफिसर जाएगा और उस टिक लिस्ट में सारी चीजें टिक करेगा, ये उसके लिए तो काम आसान हो गया। मगर आप ये सोचो कि उस 30 चीज को मैनेज करने के लिए उस कंपनी को कितने परिश्रम करने पड़ेंगे। क्लियर हो रही है बात? इस चीज को बोला जाता है रेगुलेशन। वहीं अगर सुपरविजन की बात करें तो सुपरविजन एक लाइट मैनर में होता है। सुपरविजन में जरूरी नहीं है कि ये 30 पॉइंट एकदम से जाके देखे वो सुपरवाइजर, मगर सुपरवाइज वो इस तरीके से कर सकता है, वो जाके देखे कि ओवरऑल इन जनरल वो कंपनी कैसा काम कर रही है। तो आप बताओ, ये
किसके एंड पे आसान होगा? ये एंड कंज्यूमर या मैं बोलूं उस कंपनी के मालिक के लिए आसान होगा कि ओवरऑल मैनर में बताना कि हम ठीक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बजाय कि इन 30 पॉइंट्स को टिक करवाने के। मगर यहां पे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जो ये सुपरवाइजर होता है अभी इसका काम बढ़ जाएगा। क्यों? सबसे पहली रिस्क, क्योंकि अब इसको अपना लगाना पड़ेगा दिमाग। इसके बाद इसके ऊपर रिस्क रहेगी क्योंकि अब इसको ओवरऑल सुपरविजन करना है, तो इससे अगर कोई भी गलती होती है तो वो ओनस इस पे आ जाएगा। द ओनस विल बी अपॉन द सुपरवाइजर। अच्छा, रेगुलेशन जब ये कर रहा था तो जो ओनस था वो इस पे नहीं था। क्यों? क्योंकि इसको तो सारे टिक करने हैं बस, अगर टिक है तो सही है वरना गलत है। मगर सुपरविजन में ओनस इस पे आ जाएगा। तो बस ये इस पूरे चैप्टर की बेसिक थीम थी जो मैं आपको समझाना चाहता था कि किस तरीके से रेगुलेशन और सुपरविजन में यहां पे हमको ये डिवीजन करके समझाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको प्रारंभ के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। जैसे कि ये जो इनिशिएटिव लाया गया है एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव है, जहां पे जैसा कि आप देख भी पा रहे हो आपके सामने बेसिक, कोर और एडवांस लिखा हुआ है। जहां पे बेसिक में आपको दिख रहा होगा कि जितनी भी बेसिक नॉलेज आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्लियर करने के लिए होनी चाहिए वो सब एनसीईआरटीज को कवर करके थ्रू आवर वीडियो लेसन्स, बुक वाइज टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग की क्लासेस के थ्रू हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहां से पूरे क्लियर हो जाएं, आप आंसर राइटिंग कर पाओ और बुक वाइज टेस्ट सीरीज के थ्रू आप अपने आप को इवेल्युएट कर पाओ। देन वी विल मूव अहेड टू द कोर, जहां पे हम जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इनको 500 प्लस आवर्स ऑफ वीडियो लेसन्स के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे। यहां पे आपको स्पेशल मेंटरशिप दी जाएगी बाय द इंडिविजुअल एजुकेटर ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और बिल्कुल इसी तरीके से एडवांस लेवल पे जाके हम ऐसे राइटिंग क्लासेस, वीकली टेस्ट कंडक्ट करके आपका इवेल्युएशन, इस तरीके की चीजों से एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आप लोगों के लिए लेके आए हैं। एंड ऑफ कोर्स जो डेडिकेटेड मेंटरशिप होती है फॉर द इंटरव्यू वो भी हम कंडक्ट करवा रहे हैं। तो इस तरीके से आप पूरी तरीके से प्रिपरेशन हमारे साथ मिलकर कर सकते हैं। एंड दिस इज आवर 1 ईयर कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव यूपीएससी प्रिपरेशन प्रोग्राम। तो आप में से जो भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं वो video.onlyis.in पे जाके इस चीज को कवर कर सकते हैं। एंड फॉर एनी मोर इंफॉर्मेशन यू कैन आस्क बिलो इन द कमेंट बॉक्स। और यही जो हमारे इंडिया में रेगुलेटरी इफेक्टिवनेस की प्रॉब्लम है वो यहां से देखी भी जा सकती है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैं उम्मीद करता हूं, वर्ल्ड रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, ये वर्ल्ड रूल ऑफ लॉ इंडेक्स पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट के द्वारा। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स में हिट कर सकता है कि आप जानते हो कि इंडेक्स हर बार यूपीएससी पूछता है, तो वर्ल्ड रूल ऑफ लॉ इंडेक्स बिल्कुल पूछा जा सकता है। कौन इसको पब्लिश करता है, और ये क्योंकि इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में आया है तो इसके कुछ प्रोसेसेस या मैं बोलूं इसका जो एक बेसिक थीम है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि ये जो रेगुलेशंस होते हैं, राइट, अब हम इन रेगुलेशंस को तो समझ गए कि रेगुलेशंस क्या होते हैं, मगर इन रेगुलेशंस की इफेक्टिवनेस जो होती है वो एक रियल इशू बन जाती है। मतलब कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि जो अभी हमने देखे ना रेगुलेशंस की क्या होते हैं, क्या वो वाकई में इफेक्टिव है? मतलब कि हम जो उससे ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना चाहते हैं, मतलब कि हम जिस कंपनी को उससे रेगुलेट करना चाहते हैं, क्या वो इतना इफेक्टिव है, क्या वो इतना क्वालिटेटिव है कि वो कंपनी को रेगुलेट कर सके? तो हम देखेंगे कि पहला, एक तो ये अनड्यू डिले करता है, राइट, कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस बना लेते हैं हम लोग, और तीसरा हम देखेंगे कि ये क्वालिटी ऑफ रेगुलेशन में भी बहुत पीछे है। मतलब हम कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर पाते हैं उन टिक को करने के बाद भी, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये चीज हमको ये रिपोर्ट बताती है, राइट। अब यहां पे इस रिपोर्ट में एक और बहुत चौंकाने वाला तथ्य हमारे सामने आता है, क्या कि इंडिया की जो रैंक है इट इज 45 आउट ऑफ 128 कंट्रीज। अब ये बोलोगे आप, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, यही प्रॉब्लम है, क्योंकि हम कैटेगरी में आते हैं जहां ड्यू प्रोसेस इज रेस्पेक्टेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स। मतलब कि हमारे यहाँ पे जो ड्यू प्रोसेस लिख दी जाती है कि इस तरीके से ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री काम करेगी, वहां पे हम उसको बहुत डिलीजेंटली फॉलो करते हैं, या मैं बोलूं हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो हैं वो बहुत डिलीजेंटली फॉलो करते हैं,
मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनयूजुअल डिलेज। इस अनयूजुअल या अनरीजनेबल डिलेज के कारण जो टाइमलीनेस है वो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स में देखने को मिलती है, और इसी कारण से एक इम्प्रॉपर इन्फ्लुएंस ये रेंट सीकिंग पे डाल देती है। इसका अगर हम प्रूफ देखना चाहें तो हम यहां से भी देख सकते हैं कि जो इंडिया की परफॉर्मेंस है लगातार इंप्रूव होती हुई दिख रही है हमको। किसकी इंप्रूवमेंट? ड्यू प्रोसेस जो हम फॉलो करते हैं या हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग जो फॉलो की जाती हैं। 2015 में 72 रैंक थी, 2020 में 45th रैंक है। हाँ, ऑफ कोर्स आउट ऑफ 128 कंट्रीज और आउट ऑफ 102 कंट्रीज यहां पे है, बट देन टू अगर आप इसके थ्रू भी कंपेयर करोगे तो प्रोपोर्शनली वी आर डूइंग मच बेटर देन 2015। समस्या ये नहीं, समस्या ये है कि हम किस पैरालांस पे पीछे जा रहे हैं। हम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स अच्छी कर रहे हैं, बट हमारे यहाँ पे जो इफेक्टिवनेस है वो खराब हो रही है। मतलब जो रेगुलेशंस और जो प्रोसेसेस को एनफोर्स करवाना है वो हम अच्छा कर रहे हैं, मगर जो उसका रिजल्ट या इफेक्टिवनेस होनी चाहिए उसमें हम पीछे जा रहे हैं। अगर हम बाहर की कंट्रीज से अपने आप को कंपेयर करें तो वो भले यूके हो, राइट, सिंगापुर आप सब जानते हो, यूएस हो, कनाडा, कोई भी आप बाहर की कंट्री लो, दे वर प्लेस्ड मच बेटर देन इंडिया। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो भी ड्यू प्रोसेस और रेगुलेटरी इफेक्टिवनेस दोनों पे काम करते हैं। तो ड्यू प्रोसेस तो हमारे यहाँ भी अच्छी है, मगर जो रेगुलेटरी इफेक्टिवनेस है वो हमारे यहाँ पे बहुत खराब है। तो इसी कारण से इन सारी कंट्रीज के कंपेयर कर लो, आप ब्रिक्स कंट्रीज से कंपेयर कर लो, हम इन दी एंड आपको पीछे मिलेंगे। इसी चीज को यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की स्टडीज से भी बताया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारे रेगुलेटरी क्वालिटी इंडेक्स है जो वर्ल्ड बैंक ने मेजर किया था, इसने हमें बताया कि हमारी इंडिया की जो रेगुलेटरी क्वालिटी है वो सिंस 2013 इंप्रूव हुई है, नो डाउट, मगर वो आज भी यूके, यूएस, सिंगापुर, जापान इन सबसे पीछे। इसी तर्ज पे मतलब इफेक्टिवनेस उसकी, आई मीन टू से, राइट। इसी के साथ वर्ल्ड बैंक का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट अगर हम देखें तो यहां पे भी हमको देखने को मिलेगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में हम लगातार ऊपर जा रहे हैं। बट देन टू किसी बिजनेस को स्टार्ट करना जो कि एक पैरामीटर है, प्रॉपर्टी को रजिस्टर करना जो कि अगेन एक पैरामीटर है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का, मैं उम्मीद करता हूं आपको 10 पैरामीटर्स पता होंगे, इनमें हम पीछे जा रहे हैं। और इतना पीछे हैं कि हमारी आउट ऑफ 154 136 रैंकिंग निकल के आती है। तो यहां से हमको यह समझ में आता है कि हमारे यहां पे कितने ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे विच टेक्स अ कंपनी टू डू मैनी फॉर्मेलिटीज टू गेट इनटू द मार्केट, जिसको यहां पे आप समझ भी सकते हो देख के कि हाई नंबर ऑफ प्रोसीजर्स हैं हमारे यहां पे जो फॉलो करने होते हैं। इसी के साथ हर प्रोसीजर की एक अलग प्रोसेस है जिसको आपको लीगली स्टार्ट करना होता है जब आप कंपनी को ऑपरेट करना शुरू करते हो, और क्योंकि ये सारी चीजें बढ़ रही हैं तो ये आपकी कॉस्ट भी बढ़ा देगा। इसी के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी जो इकोनॉमिक सर्वे ने हमारे लिए करके दी, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, यहां पे हमको ये बताया कि अगर एक कंपनी को क्लोज करना है अपने आप को तो इट टेक 1570 डेज, दैट इज 4.3 ईयर्स। अब आप खुद सोच के देखो कि अगर पेपर वर्क कंप्लीट है, डिस्प्यूट लिटिगेशन नहीं है तो इतना टाइम लग रहा है, वरना कितना टाइम लगता। अच्छा, इसमें जो मेजर चीज हमको यहां पे बताई है वो ये है कि इसमें भी जो मेजोरिटी टाइम लगता है वो 1035 डेज है, और ये किसके क्लियरेंसेस में लगता है? इनकम टैक्स क्लियरेंसेस, प्रोविडेंट फंड, जीएसटी डिपार्टमेंट, इन सब डिपार्टमेंट्स में सबसे मेजोरिटी टाइम हमारा कंज्यूम होता है किसी कंपनी को अगर बाहर जाना है, एग्जिट करना है मार्केट से। तो अब अगर यहां पे हम इकोनॉमिक सर्वे की बात समझें तो ये बताते हैं कि सिंगापुर में, आप कंपेयर करके देखना खुद, सिंगापुर में ये टाइम है 12 मंथ्स, मतलब आप समझ पा रहे हो सिर्फ 1 साल। अगर जर्मनी की बात करें तो 24 मंथ्स, अगर हम यूके की बात करें तो 15 मंथ्स, अगर हम यूएस की बात करें तो नियरली अबाउट 20 मंथ्स। तो यहां पे आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी कि किस तरीके से हम बहुत ज्यादा रेगुलेशंस को फॉलो करवाने के चक्कर में ये सारे टाइम डिलेस करते जा रहे हैं। फिर यहां पे बात की गई है कि जो हमारे यहां पे इनकम्प्लीट रेगुलेशंस होते हैं इसकी इनएविटेबिलिटी के बारे में। हम कभी भी पूरे रेगुलेशंस बना ही नहीं सकते। जवाब हर्बर्ट साइमन से मिलेगा।
जो बात करते हैं बाउंडेड रैशनैलिटी के बारे में। बेसिकली ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर आप इनको समझ सकते हो। ये क्या बोलते थे मैं आपको ये समझा देता हूं, और बाउंडेड रैशनैलिटी का क्या मतलब ये समझाना चाहते थे। इनका ये बोलना था कि हर व्यक्ति का एक स्फेयर होता है, इसको इतनी ही चीजें पता होती हैं, मतलब विद द लिमिटेड नॉलेज यू मेक सर्टेन डिसीजंस। मगर जरूरी तो नहीं है कि जितनी नॉलेज आपको है सिर्फ उतने ही पैरामीटर्स उस डिसीजन को अफेक्ट कर रहे हैं। तो आपका जो डिसीजन है वो बाहरी फैक्टर से, एक्सटर्नल फैक्टर से भी इन्फ्लुएंस होगा। यहां पे भी वो वही चीज बोल रहे हैं कि जो रेडिकल अनसर्टेनिटी मार्केट में बनी हुई है एंड आफ्टर द ग्लोबलाइजेशन, ये तो हम सब जानते हैं कि जो ये अनसर्टेनिटी है वो कितने मैनीफोल्ड बढ़ चुकी है। तो यहां पे जो पॉसिबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फ्यूचर स्टेट्स के, वो आप नहीं पता कर सकते। इसी कारण से कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट लिखना, उसमें जो हमने टिक मार्क की बात करी, ये बहुत ही इनइफिशिएंट काम है, और ये जरूरी नहीं है कि फ्यूचर सिचुएशन में भी ये इफिशिएंटली फिट हो। तो यहां पे ये एक बहुत बड़ी इरेगुलरिटी हमारे सामने आ रही है, और समझ में आ रहा है हमको कि रादर देन रेगुलेटिंग वी शुड फोकस ऑन द सुपरविजन ऑफ द कंपनीज। और इसी कारण से इकोनॉमिक सर्वे हमको हिदायत देता है कि इन थ्योरी रेगुलेटर्स और पॉलिसी मेकर जो आज काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हर छोटी से छोटी चीज, एवरी पॉसिबल चीज ड्राफ्टिंग प्रोसेस में उस डॉक्यूमेंट में मेंशन कर दें। मगर अनसर्टेनिटी को देखते हुए इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको यहाँ पे टाइमली इसको अपडेट करना चाहिए और इस पूरी प्रोसेस को सिंपल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। फिर इकोनॉमिक सर्वे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता है हमें, वो ये बोलता है एविडेंस दिखा के कि देखो, जब आप ओवर रेगुलेशन कर देते हो ना, मतलब बहुत सारी चीजें आपने ड्राफ्ट में मेजर कर ली, तो आपको क्या लगेगा कि अब सुपरवाइजर का जो डिस्क्रिशन है वो क्या हो गया, कम हो गया। मतलब कि अब सुपरवाइजर करप्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि सुपरवाइजर अब बेसिकली इसको साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है, राइट। जैसे अब क्योंकि हमने हर्बर्ट साइमन की बात करी, तो यहाँ पे एक FW टेलर नाम के भी थिंकर हुए, राइट। तो इस साइंटिफिक मेथड के थ्रू क्या हुआ, आपने क्योंकि ड्राफ्ट प्रोसेस में हर चीज मेंशन कर दी, तो अब आपको क्या लगेगा कि सुपरवाइजर का डिस्क्रिशन खत्म हो गया, अब अपने हिसाब से वो डिसीजन ले ही नहीं पाएगा। मगर ये गलत है। एनालिसिस और एविडेंस ये बताते हैं कि जितना ज्यादा आप ओवर रेगुलेशन करते हो, यहां पे सुपरवाइजर का डिस्क्रिशन उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे एक चीज बताइए हमको कि जैसे अगर आप मान लो कि नर्स हो फॉर एग्जाम्पल, तो आपको सारी नर्सिंग डिफिशियंसी दिखेंगी एक किसी भी प्रोसेस में, राइट। आप उसके लिए ओवर एम्फेसाइज्ड रहोगे हमेशा। वैसे ही अगर आप एक फार्मासिस्ट हो तो आपको फार्मेसी डिफिशियंसीज दिखेंगी। लॉयर हो, पेशेंट राइट्स दिखेंगे। लॉयर हो तो रूल्स में आपको खामियां दिखेंगी। तो ओवर एम्फेसाइज कर लेते हो आप हर चीज को जिसमें भी आप प्रोफिशिएंट होते हो, और यही चीज उन रेगुलेशंस को जिसमें हम डिस्क्रिशन कम करना चाहते हैं, वो उस डिस्क्रिशन को बढ़ा देता है। तो यहां पे मल्टीपल वेज के थ्रू हमें इकोनॉमिक सर्वे ने बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से ये ओवर रेगुलेशन हमको हैम्पर कर रहा है। तो आप बोलोगे कि चलो ठीक है, आपने बता दिया कि डिस्क्रिशन बहुत ज्यादा हम लोग ले करते हैं, हमारे सुपरवाइजर्स डिस्क्रिशन नहीं भी करवाना है, चलो वो भी मान लेते हैं। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, क्योंकि आप ये भी चीज जानते हो कि डिस्क्रिशन नेसेसरी तो है, मगर फिर डिस्क्रिशन अगर कोई सुपरवाइजर ले रहा है तो आप ये भी जानते हो कि उसकी अकाउंटेबिलिटी सेट करना भी जरूरी है। तो स्ट्रेंथन एक्स एंटी अकाउंटेबिलिटी, मतलब कि जब वो डिस्क्रिशन अपना ले ले तो उसके बाद में उसकी अकाउंटेबिलिटी भी सेट करना चाहिए। तो यहां पे आपको ये यही बोलता है कि आपको ये जो काम है एक्स एंटी अकाउंटेबिलिटी सेट करने का, ये आपको बोर्ड ऑफ इंस्टीट्यूशंस गठित करके उनको एंट्रस्ट कर देना चाहिए, उनको सौंप देना चाहिए। एंड दे फॉलो द डॉक्ट्राइन ऑफ बिजनेस जजमेंट रूल, जो कि बोर्ड्स के पास होंगे, और इन गुड फेथ वो सारे फ्रिवलस लॉ सूट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। तो इसी का तरीके से यहां पे जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी, और ट्रांसपेरेंसी आने के साथ साथ हमारी इफिशिएंसी और हमारे जो खर्चे होते हैं वो भी कम होंगे। ये भी एग्जांपल के साथ दिखाया इन्होंने। देखो यहां पे एग्जांपल क्या दिया है, ये GEM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, बेसिकली ये ई मार्केट है गवर्नमेंट का। इसको 2016 में स्टैब्लिश किया गया था डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोक्योर करने के लिए या बेचने के लिए बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड PSUs। अब जो सर्वे हमें बताता है वो ये है कि पहले जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट करती थी
वो बहुत ज़्यादा में करती थी, प्राइसेस बहुत ज़्यादा हुआ करते थे जब वो मार्केट से प्रोक्योर करती थी। मगर जैसे ही ई मार्केट प्लेस इन्होंने लॉन्च करा, यहाँ पे हमने देखा कि जो टेंडर के भाव हुआ करते थे उससे बहुत कम में ई मार्केट प्लेस के थ्रू गवर्नमेंट परचेस कर पा रही है। तो इसका मतलब ये सीधा सीधा है कि अगर सिर्फ एक जीईएम के थ्रू एवरेज प्राइसेस को 15 से 20% तक कम किया जा सकता है, और कुछ केसेस में तो मोर देन 55%, तो हमारे यहाँ पे कुछ ना कुछ बहुत मेजर गलतियां एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस में हम लोग कर रहे हैं। और आखिरी में थर्ड पैरामीटर ये बोलता है कि चलो हमने ये भी मान लिया कि हम पूरी चीजें ड्राफ्ट में नहीं लिख सकते, हमने ये भी मान लिया कि सारे रेगुलेशंस फॉलो करने के बाद भी, उसको इफेक्टिव सुपरविजन करने के बाद भी, हमारे बेस्ट एफर्ट्स पुटअप करने के बाद भी हम ये बात जानते हैं कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स इनकम्प्लीट हैं और हमसे गलतियां होंगी। तो यहाँ पे हमको एक ऐसा इफिशिएंट लीगल सिस्टम बनाना चाहिए विद द हेल्प ऑफ कोर्ट्स, इंस्टीट्यूशंस, जैसा भी मैंने आपको बताया था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इसी की तर्ज पे जैसे हमारा डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है, इसी तर्ज पे जैसे हमारा सारफेसी एक्ट है, राइट। तो इन सब चीजों के थ्रू हम एक्स पोस्ट रिजोल्यूशन को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के हिसाब से हमारे यहाँ पे आज भी 1445 डेज लगते हैं किसी भी कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट को रिजॉल्व करने में। इन कंपेयर टू आप देख सकते हो नियरली 1/3 टाइम 560 डेज लगते हैं ओईसीडी हाई इनकम कंट्रीज में, और सिंगापुर की तो बात ही क्या करें, सिर्फ 120 डेज। तो हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा स्कोप है इंप्रूव करने का। वहीं अगर इंडिया की परफॉर्मेंस देखें हम एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में, तो वर्ल्ड रूल ऑफ लॉ इंडेक्स बताता है कि वी स्टैंड 69 आउट ऑफ 128 कंट्रीज। तो इन सब चीजों को हम इंप्रूव कर सकते हैं, और इनफैक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हो हाल ही में हमारी गवर्नमेंट ने 4 न्यू लेबर कोड्स लेके आई। अब हम ये सब जानते हैं कि लेबर लॉज जो होता है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कैन बोथ मेक रूल्स फॉर दिस। अब यहाँ पे मोर देन 100 स्टेट के 40 सेंट्रल के लॉज होते हैं रिगार्डिंग टू द लेबर, जो हर इंडस्ट्रीज को फॉलो करने होते हैं, विच जनरेट्स द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। क्योंकि यहां पे इतने सारे जब पैरामीटर से एक कंपनी को फॉलो करना होंगे तो डिस्प्यूट लाजमी है। तो यहां पे हमारी गवर्नमेंट ने ये नए कोड्स लाके, जैसे कि सितंबर 2020 में 3 बिल जो हमारी सरकार लेके आई रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, सोशल सिक्योरिटी कोड, इन सब के थ्रू इन लेबर लॉस को सम अप करके इन कोड्स में डालने की कोशिश की गई ताकि सिंप्लीफाइड हो पाए। इससे फायदा दोनों का है। कंपनी का फायदा यह है कि उसको फॉलो करने में आसानी होगी, और लेबर का फायदा यह है कि उसको अभी तक जो अपना राइट नहीं पता हुआ करता था कि अगर मेरे साथ कंपनी में कभी हादसा हो गया तो मुझे कहां जाना है, कौन ग्रीवेंस सुनेगा, मेरी ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या है, कौन अथोराइज्ड व्यक्ति है जिससे मुझे मिलना है, ये सारी चीजें उसको अब मिल पाएगी। इसी के साथ एक और एग्जांपल यहां पे हमको दिया है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का, अदर सर्विस प्रोवाइडर्स का। बहुत रिसेंट तक जो हमारी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री है वो ग्लोबल क्लाउड बेस्ड सिस्टम पे काम करा करती थी, मगर इंडियन रेगुलेशंस के हिसाब से हमने उसको रेस्ट्रिक्ट किया हुआ था, और हमने उनको बोला था एक दूसरा सिस्टम ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए कि इसको आप यूज करो। हमने वर्क फ्रॉम होम पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे। तो ये जो बीपीओ इंडस्ट्री पे हमने कंप्लायंस बर्डन डाल दिया था, इसको भी हमारी गवर्नमेंट ने समझा कि अननेसेसरी रेगुलेशंस हैं, जिसको हमने फाइनली फ्यूचर में हटाया, और आज ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिसको हम चैप्टर 9 में भी देखेंगे वॉल्यूम 2 के। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट का मोटो है क्या, जो हमारे मोदी जी हर जगह बोलते हैं, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। हर जगह से गवर्नमेंट को कम करना है और गवर्नेंस और ज्यादा बेहतर बनाना है लोगों के लिए। तो यहाँ पे ये हम अलग अलग ऑटोनोमस बॉडीज बना के करने की कोशिश तो कर रहे हैं, मगर हम इसमें और भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जो अभी हम एग्जांपल्स देख रहे हैं लेबर कोड्स के, इनके थ्रू हम करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर, होप यू लाइक दिस। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत सी चीजें जानने की, सीखने में आई होंगी। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो कमेंट में जरूर बताइएगा। ऑल्सो इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट। ऑल्सो
अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इन दी एंड कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर हियरिंग अस।